नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। देहरादून में जनजातीय गौरव महोत्सव का शुभारंभ, सीएम धामी ने किया शुभारंभ। रंगारंग कार्यक्रमों की हुई प्रस्तुति, हस्तशिल्प कला उत्पाद रहे आकर्षण का केंद्र। अल्मोड़ा के कांडपाल को राष्ट्रपति ने दिया राष्ट्रीय जल पुरस्कार। सम्मान पाने वाले राज्य के पहले व्यक्ति, जल स्रोतों को फिर से किया जिंदा। उत्तराखंड में स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की जांच पर सियासत तेज। कांग्रेस ने 15 वर्षों के रिकॉर्ड की भी उठाई थी जांच की मांग। सीएम धामी ने सभी जिलाधिकारियों को दिए निर्देश। रामनगर में गैस गोदाम के सामने लगी आग, तेज हवा के कारण तेजी से फैली। सामान जलकर खाक, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बादल छाए, बद्रीनाथ में झरने और झीलें जमी, मैदानी क्षेत्रों में कोहरा। बद्रीनाथ धाम में पारा -8 डिग्री सेल्सियस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नशा मुक्त भारत अभियान के 5 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में युवाओं से नशे को दृढ़ता से ना कहने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि नशा समाज को भीतर से खोखला करने वाली भयावह चुनौती है और इसका सबसे बड़ा निशाना युवा पीढ़ी है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू हुए इस अभियान को राज्य सरकार मिशन मोड में आगे बढ़ा रही है। वर्ष 2022 में बनी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने 3 साल में 6000 से ज्यादा आरोपितों को गिरफ्तार कर 200 करोड़ से ज्यादा के मादक पदार्थ बरामद किए हैं। प्रदेश में IRCA केंद्रों, ATF सेवाओं और शिक्षण संस्थानों में बनी एंटी ड्रग कमेटियों के माध्यम से नशाग्रस्त व्यक्तियों के पुनर्वास और युवाओं में जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। राज्य की पारंपरिक एपण कला और दगड़िया क्लबों को भी अभियान से जोड़ा गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने युवाओं को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई और साथ ही भाषण और निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित भी किया। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर राजधानी देहरादून में जनजातीय गौरव महोत्सव का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया था। इसके बाद आदि गौरव महोत्सव अपने रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। यहां न सिर्फ जनजातीय समुदाय की हस्तशिल्प कला उत्पाद आकर्षण का विषय बने हुए है, बल्कि जनजातीय कलाकारों को भी इस महोत्सव के जरिए अपनी कला को दिखाने का मौका मिल रहा है, जिसका न सिर्फ लोगों ने आनंद लिया बल्कि कलाकारों ने भी महोत्सव और उसमें आए दर्शकों की भूरी भूरी प्रशंसा की। उत्तराखंड के जल प्रहरी मोहन चंद्र कांडपाल को आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया। इसी के साथ अब वो राज्य के पहले व्यक्ति बन गए हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। कांडपाल पिछले 36 साल से पहाड़ों में जल संरक्षण, पौधरोपण और गांवों के सूख चुके जल स्रोतों को फिर से जिंदा करने का काम कर रहे हैं। पुरस्कार मिलने के बाद अल्मोड़ा के केमिस्ट्री टीचर मोहन चंद्र कांडपाल के स्कूल आदर्श इंटर कॉलेज सुरई खेत बिठोली में खुशी का माहौल है। स्कूल के टीचर और स्टाफ ने इकट्ठा होकर कांडपाल को शुभकामनाएं दी। वरिष्ठ शिक्षक कमल हरबोला ने कहा कि कांडपाल के 36 साल के जल संरक्षण कामों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलना स्कूल और पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है। प्रदेश में पिछले 3 साल में बने स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की जांच को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की जांच को लेकर अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं।
प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल ने कहा कि मुख्यमंत्री का 3 साल में बने निवास प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश स्वागत योग्य जरूर है, लेकिन हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि 3 साल ही क्यों, 15 साल में बने स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की भी जांच होनी चाहिए, ताकि ये पता लग सके कि कितने लोगों ने फर्जी या कूट रचित तरह से अपने स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवाए हैं। हम बहुत समय से इस बात की मांग कर रहे थे कि ये काम रुकना चाहिए और इस पर जांच होनी चाहिए। अब आपके द्वारा मुझे पता चला है कि मुख्यमंत्री ने इस पर जांच के आदेश किए हैं, तो ये निश्चित है कि हमारी वो बात मुख्यमंत्री को पुख्ता लगी और उसके पुख्ता प्रमाण है कि लोगों ने गलत किया है। सबसे पहले तो ये सरकार दोषी है कि जिस सरकार ने नियमों में ढील देकर इस प्रकार के प्रमाण पत्र बनवाने का रास्ता प्रशस्त किया, मार्ग प्रशस्त किया। मुख्यमंत्री धामी जी को ये भी जवाब देना चाहिए कि ये पिछले 8-8.5 साल से उनकी सरकार है यहाँ, और 8.5 साल से उनकी सरकार में ये कब हुआ कि इस प्रकार स्थायी निवास के नियमों में ढील दी गई। बीजेपी प्रदेश मंत्री नेहा जोशी ने कहा है कि उत्तराखंड में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनने जा रहा है, क्योंकि पहली बार कोई पार्टी तीसरी बार लगातार सरकार बनाने की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि एक समय राज्य को पेंडुलम स्टेट कहा जाता था, जहां पर दोबारा कोई सरकार नहीं लौटती थी, लेकिन जब नीति सही हो, नियत साफ हो और नेतृत्व मजबूत हो तो कोई मिथक टिक नहीं पाता। नेहा जोशी ने कहा कि भाजपा संगठन लगातार जनता के बीच जाकर सरकार की योजनाओं को समझा रहा है और जमीन से मिलने वाले फीडबैक को सीधे सरकार तक पहुंचाने का मजबूत कनेक्शन बना रहा है, जिससे जहां भी बदलाव या नए काम की जरूरत होती है तुरंत कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि इसका परिणाम 2027 के चुनाव में साफ दिखेगा और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार नहीं बल्कि पिछली बार से भी ज्यादा सीट के साथ प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। ये एक मैं कह रही हूँ कि नया एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है, जो तीसरी बार कोई पार्टी यहाँ पर सरकार बनाएगी। एक समय था जब कहते थे पेंडुलम स्टेट है, दूसरी बार किसी पार्टी की सरकार नहीं आती, लेकिन अगर नीति सही हो, नियत सही हो, नेतृत्व सही हो तो कोई मिथक काम नहीं करता है। लगातार लोगों के बीच में संगठन के रूप में हम जा रहे हैं। सरकार तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन एक सरकार के एक दूत के रूप में फीडबैक जनरेशन का काम हमारा संगठन लगातार कर रहा है। और इस सेंसिटिव राजनीति का फीडबैक जो जमीन से आ रहा है उसको लगातार सरकार तक ले जाने का, और जहां पे भी कोर्स करेक्शन की आवश्यकता है, जहां पर भी बदलने की आवश्यकता है, कुछ नया करने की आवश्यकता है, उसको करने का परिणाम जो है हमें 27 में मिलेगा और तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ, और मैं तो कहूंगी पिछली बार से भी ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। प्रदेश में 2027 के चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक बयानबाजी तेज होती जा रही है और इसी क्रम में विधायक विनोद चमोली का कहना है कि मौजूदा हालात बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष की प्रतिक्रिया को भी उन्होंने इस बात का संकेत माना कि बीजेपी का विजय रथ आगे बढ़ रहा है। चमोली का मानना है कि विपक्ष बाद में चाहे कितना भी रुख बदले, लेकिन शुरुआती संकेत स्पष्ट है कि जनता का भरोसा बीजेपी के साथ खड़ा है। ठीक हो गया तो उन्होंने स्वयं ही कह दिया हमारा विजय रथ चलेगा। अब वो बाद में क्या कर पाएंगे, ये तो मान गए ना कि विजय रथ चलने वाला है बीजेपी का। अब वो बाद में उसको रोक पाते हैं या पलट पाते हैं या बाद का सब्जेक्ट हो गया, लेकिन पहले उन्होंने स्वीकार दिया कि 27 का विजय रथ बीजेपी का चलने वाला है। मैं समझ अच्छे संकेत है। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने बहुमत हासिल किया है। एग्जिट पोल द्वारा भी अनुमानित किया गया कि इस चुनाव के दौरान महिलाओं का विशेष समर्थन मिला है। वहीं प्रदेश भाजपा के महामंत्री कुंदन परिहार का कहना है कि केंद्र से लेकर राज्यों में उपस्थित भाजपा सरकार द्वारा महिलाओं के हित में कई काम किए गए हैं। साथ ही कई लाभकारी योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। महिलाओं का अटूट विश्वास भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण उत्तराखंड के बीते विधानसभा चुनाव में और हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में महिला वोटरों ने विजय बनाकर अपने विश्वास को दर्शाया है। परिहार ने बताया कि निश्चित ही बिहार की तर्ज पर 2027 के प्रदेश विधानसभा चुनावों में भी यही विश्वास देखने को मिलेगा और भाजपा फिर से विजय प्राप्त करेगी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें भी देखा कि महिलाओं का भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मात्रा में वोट प्राप्त हुआ और बिहार के चुनाव में भी यही देखने को मिला है। हम समझते हैं कि महिलाओं का जो मातृशक्ति का भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है, वो विश्वास 2027 में भी उसका प्रकटीकरण होगा और बड़ी मात्रा में मातृशक्ति का वोट भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा।
जोशीमठ ज्योतिर्मठ ब्लॉक के दूरस्थ थेंग गांव में एक बार फिर से जंगली भालू का आतंक चरम पर है। यहां देर रात दूरस्थ गांव थेंग में गोपाल लाल की गौशाला को भालू ने क्षतिग्रस्त कर उसमें रह रहे दुधारू पशु और उसके साथ 2 गाय के बछड़े भालू ने अपने निवाले बना लिए। इसके चलते नुकसान हुए पीड़ित परिवारों में काफी दहशत का माहौल बना हुआ है। लगभग 3-12 बजे रात 3 गाय को फिर मार दिया है और जंगली जानवरों का बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर नुकसान कर रहे हैं। जंगली जानवर सूअर हो गए, भालू हो गया इत्यादि, बंदर, बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। राजमा को क्षति पहुँचा रहे हैं। आलू, जितना भी हमारे पहाड़ी राज्यों में, हमारे गांव में वो अनाज हो रहा है और पूरा नुकसान ही कर दे रहे हैं भाई। नुकसान बहुत कर दिया भालू ने, और जो राजमा थी वो भी साफ कर दिया भालू ने, और जो सब आलू वगैरह तो सूअर ने भी खा दिया है। अब करे तो करे गांव वाले क्या, अब जाएं तो जाएं कहाँ। अब शासन प्रशासन को भी हमने बहुत बार बोल भी दिया है, वहाँ पे एप्लीकेशन भी दे दिया है, और सभी गांव वाले परेशान हैं यहाँ पे। और मेरे पास कार्तिक महीना भी यहीं थे बच रहा तुम्हारे को यहीं भीतर यो 4 साल बोर तो सो भी खाल पोर बोन में था हम से आया बोन में से हमको पता नहीं रहा। जब गोर वड़ काट नहीं बेर तब तबर को बेर आए हम तबर रेकर साफ कर लेते साफ फाड़ के जिंदगी पर हमारे को करो कमाने में मालिक बूढ़ा आदमी बोर नौकरी के नहीं सकता तन गोरे पीने था कबर घी भी हसन कबर दूध भी हसन तने कबर रोजगार करते सो भी हमारे गोर रेकर खा दे। लोहाघाट के मंगोली ग्राम सभा में पिछले बुधवार ग्रामीण भुवन राम पर हमला कर उन्हें मौत के घाट उतारने वाला आदमखोर गुलदार 1 सप्ताह बाद भी वन विभाग की पकड़ से दूर है। 3 पिंजरे, दर्जन भर ट्रैप कैमरे और ड्रोन कैमरा लगाने के बावजूद गुलदार ना तो कैमरों में कैद हुआ और ना ही पिंजरे में। इससे पूरे इलाके में दहशत है। रेंजर एनडी पांडे ने बताया कि गुलदार को पकड़ने के लिए विभाग लगातार रणनीति बदल रहा है। एक पिंजरे की स्थिति बदली गई है, जबकि गुलदार की हरकत वाले क्षेत्र में एक अतिरिक्त पिंजरा भी लगाया जा रहा है। सुबह के वक्त गुलदार के पंजों के निशान भी दिखाई दिए हैं। क्षेत्र में वनकर्मी लगातार गश्त कर रहे हैं। रेंजर पांडे ने ग्रामीणों से सतर्क रहने, जंगल में अकेले न जाने, बच्चों को निगरानी में स्कूल भेजने और महिलाओं से जंगल न जाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ड्रोन कैमरे से सुबह, दोपहर और शाम लगातार निगरानी की जा रही है। मंगोली गांव में जो 12 तारीख को गुलदार द्वारा भुवन राम से देवराम को मार दिया था, उसके संबंध में हमारा दिनांक 12 की रात्रि से ही पीजी लगा दिए गए थे। वर्तमान में हमारे द्वारा क्षेत्र में 4 पीजी लगाए गए हैं। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है, ट्रैप कैमरा लगाए जा रहे हैं और क्षेत्र में हमारे द्वारा गुलदार के पग चिन्ह भी चिन्हित किए गए हैं। और जो लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि वो टाइगर है, वो टाइगर नहीं है, वो गुलदारी है। और हम लोगों से ये निवेदन करते हैं कि वन विभाग को सहायता करें और अपने समय पर रात से पहले अपने घरों में चले जाएं और जंगलों में अन्यत्र न घूमें। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रामनगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब इंडेन गैस गोदाम के सामने एक कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में पूरा गोदाम आग की चपेट में आ गया। सूचना मिलते ही फायर स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद हालात को नियंत्रित किया। फायर स्टेशन रामनगर में देर रात वसीम नामक व्यक्ति ने सूचना दी कि इंडेन गैस गोदाम के सामने कबाड़ के गोदाम में अचानक से भीषण आग लग गई है। सूचना पाते ही फायर निरीक्षक सुशील कुमार के नेतृत्व में तुरंत टीम मौके पर पहुंची। यहां पर देखा कि आग ने कबाड़ के पूरे गोदाम को घेर दिया है।
हालात गंभीर होते देख रामनगर स्टेशन की सभी फायर गाड़ियों को मौके पर लगाया गया। फायर निरीक्षक सुशील कुमार ने बताया कि आग पर काबू पाने में टीम को करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि आग लगने से गोदाम मालिक को लगभग 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अभी तक आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। ये लगभग 2:59 पर कबाड़े वाला जो मेन आदमी है वही मोटरसाइकिल से आया। उसने बताया कि आग लगी है, तो जाकर देखा हमने तो आग भयंकर थी। 2 गाड़ी हमारी बजा रही थी, तीसरी गाड़ी फिर काशीपुर से बुलानी पड़ी और उसमें लगभग 5-6 लाख का लगभग नुकसान हुआ है। नहीं, आग लगने का उसमें अभी क्लियर नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि किसी ने खिड़की जो ऊपर रोशनदान होता है शायद किसी ने उससे कुछ वो डाला है उसमें। अभी तो चल रही है, अभी देखा जा रहा है उसमें कि क्या स्थिति है, कैसे लगी है। जैसे क्लियर होगा वैसे फिर उसकी आगे की वो कार्रवाई होगी। खबर विकासनगर से है। यहां पर सहसपुर कोतवाली क्षेत्र के छबरा गांव में 24 अक्टूबर से एक युवक लापता है। 25 दिन से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद युवक का कोई पता नहीं चल सका है। परिजन थाना चौकी से लेकर जम्मू कश्मीर तक कई बार चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन राहत नहीं मिल रही है। छरबा गांव का रियाज 24 अक्टूबर से घर नहीं लौटा है। परिजन ने उसकी तलाश की। इसमें पुलिस चौकियां सहसपुर कोतवाली यहां तक कि जम्मू कश्मीर तक कई बार दौड़ लगाई, लेकिन रियाज का कोई सुराग नहीं लग पाया। रियाज की मां अफसाना के मुताबिक सहसपुर के पड़ोसी गांव का युवक इमरान उसे ट्रक पर कॉन्ट्रैक्टरी कराने के बहाने जम्मू कश्मीर लेकर गया था। वहीं से रियाज लापता हो गया। इमरान तो घर लौटाया, लेकिन रियाज का अब तक कुछ पता नहीं है। परिजन ने पुलिस से लेकर उच्च अधिकारियों तक से गुहार लगाई है, लेकिन परिणाम शून्य है। वो मेरे बेटे को इसरान लेकर गया था, इरताब का लड़का, घर से, और 24 तारीख लेके गया था और 28 तारीख को उन्होंने गुम कर दिया। मुझे ये नहीं पता उन्होंने मार दिया या कहाँ गुम करा। अब तक भी मेरे बेटा कहीं से नहीं मिला, कहीं कोई खबर, कोई सूचना कुछ नहीं मिली अब तक भी। अब थाने भी गए थे यार? थाने भी गई थी। उन्होंने वो एक बार बोला कि ढूंढ के आ जाओ और बस 1-2 दिन लगा के और आ गए। क्या क्या ले जाया गया था? कंडक्टरी में लेके गया था घर से। अब यहाँ सीओ साहब के पास आए हो? इन्होंने क्या? हाँ, यहाँ पे आई मैं जब सीओ साहब के पास। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने बोला कि अभी सैंसपुरी जाओ, अभी थाने में बात करने के लिए। तो क्या चाहते हैं हम? क्या मैं ये चाहती हूँ मेरा बेटा मिलना चाहिए, और वो बाहर कमाने के लिए जा रहा, वो बाहर कमाई कर रहा और मुझे मेरा बेटा नहीं मिल रहा। मैं तो बहुत परेशान हूँ अपने बेटे के लिए। विधवा औरत में क्या करूँ बताओ? जो कमाने वाला बेटा था वही तो इन्होंने गुम कर दिया। 28 अक्टूबर को लिखाई है। इनके द्वारा हमसे सहयोग की मांग की गई, तो हमारे द्वारा इस संबंध में कॉल डिटेल निकाल कर आदि इनको सहायता पहुंचाई जा रही है तथा इनको अवगत कराया गया है कि आप इस संबंध में एसएसपी रामबन को अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र दें और हमारे द्वारा जो भी सहायता होगी हमें इन्हें उपलब्ध कराएंगे। जिस व्यक्ति के साथ रियाज गया था उससे कुछ पूछताछ हुई है? हाँ, उसके द्वारा उससे पूछताछ भी हुई थी। उसके द्वारा यही बताया गया कि वो रात्रि में कहीं चला गया और इसी कारण उसके द्वारा वहाँ मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई है। उत्तराखंड के सभी जिलों में ठंडी हवा चल रही है और इससे तापमान तेजी से गिर रहा है। वहीं पहाड़ी इलाकों में बादल छाए रहेंगे, जिससे सर्दी बढ़ेगी। बद्रीनाथ धाम में पारा -8 डिग्री चला गया है, जिससे वहां पर ऋषिगंगा झरना और शेषनेत्र झीलें जम गई हैं। बर्फीली हवा के कारण शेषनेत्र झील, ऋषिगंगा के झरने और यहां बहने वाली नदियां जमने लगी हैं। स्थानीय निवासियों और श्रद्धालुओं को ज्यादा ठंड का सामना करना पड़ रहा है। बद्रीनाथ यात्रा के कपाट बंद होने में अभी 6 दिन बाकी हैं, लेकिन सर्दी की बढ़ती तीव्रता ने चिंता बढ़ा दी है। ज्यादा सर्दी के कारण यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के अनुसार उत्तराखंड राज्य में 18 नवंबर को मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है। विभाग ने राज्य के किसी भी हिस्से के लिए कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की है। राज्य के मैदानी इलाकों में सुबह के समय उथला कोहरा या फिर कुहासा छाए रहने की संभावना जताई गई है। राजधानी देहरादून में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। यहां का अधिकतम तापमान लगभग 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और मुकेश कुमार की अध्यक्षता में जिलाधिकारी कार्यालय सभागार में अनुसूचित जाति कल्याण योजनाओं की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में जनपद के सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रखे। जिलाधिकारी कार्यालय सभागार गोपेश्वर में आयोजित इस बैठक में अध्यक्ष मुकेश कुमार ने योजनाओं की प्रगति, पारदर्शिता और वास्तविक लाभार्थियों तक उनकी पहुंच की समीक्षा की। अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार अंतिम छोर पर खड़े व्यक्तियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों से जिम्मेदारी और प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता पर भी जोर दिया। हमारी सरकार जनता के द्वार और आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी दिन रात अंतिम छोर के व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचे, उसके निमित्त वो बैठक भी करते हैं और काम भी करते हैं। उसी के निमित्त माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार आयोग भी अपनी समीक्षा बैठक करता रहता है और सरकार की जो योजनाएं हैं उसको वास्तव में धरातल तक वो पहुंच गई है या नहीं पहुंच गई है, उसकी समीक्षा बैठक के लिए हमने यहाँ पर समीक्षा बैठक की थी। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण यानी कि HRDA एक बार फिर सवालों के घेरे में है। आरोप है कि प्राधिकरण सियासी दबाव में काम कर रहा है और इसी वजह से मंडावली गांव में एक केंद्रीय कर्मचारी के मकान पर बार बार कार्रवाई की जा रही है, जबकि मकान से जुड़े सभी कागजात मौजूद हैं। हरिद्वार के नारसन ब्लॉक के मंडावली गांव में HRDA की कार्यशैली विवादों में है। यहां बाकी किसी भी व्यक्ति का नक्शा पास नहीं है। वहीं केंद्रीय कर्मचारी मुकुल कुमार का डबल स्टोरी नक्शा पास होने के बावजूद ये केवल सिंगल स्टोरी मकान बनवा रहे हैं। इसके बावजूद HRDA अधिकारी हर दूसरे दिन मौके पर पहुंचकर नपाई करते नजर आते हैं और इससे परिवार में गहरी नाराजगी है। मंडावली गांव के लोग इस पूरे प्रकरण में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि HRDA इन आरोपों पर क्या स्पष्टीकरण देता है। HRD की टीम कई दिन पहले भी आई थी और 7वें महीने में हमने नक्शा पास करा लिया था यहाँ पे। फिर कंपाउंड की फाइल डाली गई, कंपाउंड की फाइल उन्होंने रोक दी हमारी। फिर हम लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट वालों ने ऑर्डर दिया कमिश्नर को, कमिश्नर ने ऑर्डर दिया इनको। ये कई दिन से फिर परेशान कर रहे थे, लेकिन आज हमने अपने आर्किटेक्ट को सामने बुला करके एक एक इंच, एक एक पॉइंट सब उनकी तसल्ली करा दी है और उसके बाद भी ये नक्शा पास ना करे तो जिम्मेदारी इनकी है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पेड़ों की कटाई और अवैध निर्माण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य सरकार को हुए पर्यावरणीय नुकसान की भरपाई के लिए पुनर्स्थापना कदम तुरंत उठाने का आदेश दिया है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध कटान और निर्माण के मामले ने गंभीर रूप ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पर्यटन बढ़ाना जरूरी है, लेकिन ये इको टूरिज्म के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। कोर्ट ने मुख्य वन्यजीव गार्डन को शीर्ष अदालत द्वारा नियुक्त केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति के साथ मिलकर काम करने के निर्देश दिए हैं। लक्ष्य आने वाले 3 महीनों के भीतर सभी अनधिकृत संरचनाओं को ध्वस्त करना है। इसके साथ ही पीठ ने 3 महीने के भीतर एक विस्तृत बाघ संरक्षण योजना तैयार करने का भी आदेश दिया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।